हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियोस में विद्युत विभव के बारे में देखा था। विद्युत विभव हमने ज्ञात किया था एक बिंदु आवेश की वजह से जो है विद्युत विभव हमने ज्ञात किया था। और ये भी देखा था कि किसी दूसरे माध्यम में यदि हम रखते हैं तो विद्युत विभव का मान जो है वो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। आई बात समझो। एक और चीज ध्यान देने की बात थी कि जब हम विद्युत विभव का जो सूत्र था हमारे पास क्या होता है, V बराबर के की बटे आर। तो यहाँ पर जो आवेश होता है उसको किस रूप में रखते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं। यदि धनात्मक आवेश है तो प्लस में रखेंगे, ऋणात्मक आवेश है तो माइनस के साथ रखेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। वहां तो हमने क्या देखा कि एक आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा। और यहाँ क्या देखेंगे कि आवेशों का जो निकाय होगा उसके कारण कितना विद्युत विभव प्राप्त होगा। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने उदाहरण जैसे ऐसे ले लेते हैं। मान लो कि कैपिटल क्यू हमारे पास ये कोई बिंदु है, पी बिंदु है, मानो कि पी बिंदु है ना। और यहाँ अलग अलग आवेश है, जैसे Q1 आवेश है, इधर Q2 आवेश है, इधर Q3 आवेश है और इधर Q4 या इसको बोल देते हैं Qn आवेश है। ठीक है। और इनके मध्य दूरी कितनी बोल देते हैं, ये दूरी हो गई R1, ये हो गई हमारे पास R2, ये हो गई हमारे पास R3 और ये हो जाएगी हमारे पास Rn हो जाएगी। ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, सबका जरूरी है। देखो यदि मैं Q1 के कारण याद करूं तो देखो Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव तो कितना आएगा, V1 बराबर के Q1 बटे R1। ऐसे ही मैं Q2 आवेश के कारण बात करूं तो क्या आ जाएगा, V2 बराबर के Q2 बटे R2। इसी तरह मैं Vn की अगर बात करूंगा तो क्या आएगा, के Qn बटे Rn हमारे पास आ जाएगा। यदि मैं क्या करूं कि बिंदु P पर कुल आवेश, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव तो फिर क्या होगा हमारे पास, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश कहाँ पर चल जाएगा, ये V अंदर चला जाएगा। इसका मान रख देते हैं तो V बराबर के यहाँ क्या हो जाएगा, के Q1 बटे R1 प्लस यहाँ हो जाएगा के Q2 बटे R2, यहाँ हो जाएगा के Q3 बटे R3 प्लस डैश का यहाँ आ जाएगा के Qn बटे Rn हमारे पास आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है तो के बाहर निकाल लो, बाकी सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 प्लस डैश Qn बटे Rn। अच्छा एक बात जो है वो ध्यान रखनी है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रत्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे सारी कैसी राशि है, अदिश राशि। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। तो हमको क्या करना होता है, सबको एक साथ ही हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सदिश गुणनफल की किसी की कोई जरूरत नहीं होती। आई बात समझ में। और यहाँ पर जो Q1, Q2 और Q3 आवेश जो रखेंगे अपन, उसको किसके साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे। आई बात समझ में। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब हमने क्या किया है भाई, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र तो हमने ज्ञात कर लिया था, K2 KB बटे R3 और KB बटे R3 हमारे पास सूत्र आए थे फर्स्ट चैप्टर में हमने चीजें पढ़ी थी। अब हम यहाँ किसकी वजह से देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमको क्या करना है, ये कोई P बिंदु है, देखो P बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या है, R, थीटा है, X, Y नहीं है यहाँ पे, R, थीटा है। मतलब ये देखो ये इस अक्ष से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है और कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब देखो A पे तो कौन रखा हुआ है, -Q, B पे कौन रखा हुआ है, +Q आवेश हमको रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा देखो A से P तक की दूरी कितनी है, R1 और B से P तक की दूरी कितनी है, R2। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हमको तो क्या ये दोनों के बीच की दूरी पता होती है भाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L के बराबर होती है ना। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा हमको, R1 और R2 ज्ञात करने हैं। और R1 R2 यहाँ से तो हमको कैसे भी ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जैसे R1, ये R1 है, दूरी A से P तक की दूरी, ध्यान से सुनना मेरी बात, A से P तक की दूरी कितनी है, R1। तो R1 त्रिज्या की एक चाप काटेंगे। जैसे यहाँ इसको P बिंदु को क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे, इस P बिंदु को केंद्र बोल देंगे अपन। ठीक है। और यहाँ से जब चाप काटेंगे तो माना कि जैसे कहाँ पहुंच गए अपन, जैसे ये M बिंदु है ना, यहाँ हम पहुंच गए। ठीक है। आई बात समझ। यहाँ अपन ने क्या किया, मतलब R1 त्रिज्या की चाप काटी, तो चाप कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी, चाप ऐसे करके ऐसे चाप आएगी। आई बात समझ में। तो जितनी दूरी अगर ये R1 है तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी, ये जो दूरी है, एक मिनट रुको, ये जो दूरी, ये जो दूरी है, इस पूरी दूरी को मैं क्या बोल दूंगा, R1 के बराबर बोल दूंगा ना भाई, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो
जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे भी ऐसा करता हूँ, एक सीधे का ऐसे बना देता हूँ, ये बना दिया है। अच्छा, ये कौन थीटा है, तो कौन भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब हमको क्या है, R1 नहीं निकालना पड़ेगा, R1 की जगह हम क्या निकालेंगे, एम पी की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, R1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये R2 है, ये दूरी क्या है, R2 है, तो इसको वापस क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। केंद्र मान के R2 त्रिज्या की चाप काटेंगे, तो R2 त्रिज्या की चाप इस प्रकार कटेगी, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी, जैसे इसको इसको यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा, इसको बोल देता हूँ एन बिंदु। ठीक है ना, और इसको चाप को फिर मिटा देते हैं अपन, है ना, चाप को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से एक डेल्टा बना लेंगे इस प्रकार, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे जैसे ये एन बनाए वैसे इधर क्या बनाए, एन हमने बनाया है। ठीक है, अच्छा अब देखना है, बात समझ में, ये पूरी दूरी, ये वाली, ये पूरी दूरी किसके बराबर है, आर के बराबर है ना, और R2 ये वाली दूरी जो है वही क्या आएगी, ये आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा हम फिजिक्स में मानते हैं। आई बात समझ में, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ये लाइन तो इस लाइन से लंबी दिख रही है, या फिर ये लाइन तो सर ये वाली लाइन तो छोटी है, तो बड़ी है, तो इन दोनों का मान बराबर नहीं हो सकता है। इसमें एक बात समझो मेरी बात, यहाँ पे दूरी कितनी होती है, 2L के बराबर इनके मध्य दूरी होती है, और वो दूरी बहुत छोटी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ये तो तुमको क्या किया हुआ है, बहुत जूम करके बताया हुआ है। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, तो ये बिंदु और ये बिंदु लगभग बहुत पास है, क्योंकि ये बहुत ही पास है, मतलब जैसे यहाँ ए है तो यहाँ बी है ना, तो वो हमको क्या है, बहुत ही पास है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो R1 सोल्व करने के लिए अपन ने क्या बना लिया, NP बना लिया, और R2 सोल्व करने के लिए अपन ने क्या बना लिया, NP बना लिया है। अच्छा, एक और चीज देखो, ये पूरी दूरी कितनी होती है, 2L के बराबर ये दूरी होती है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, O से A तक की दूरी किसके बराबर होगी, L के बराबर, और O से B तक की दूरी किसके बराबर होगी, L के बराबर होगी। अब थोड़ा ध्यान देना, Q1 क्या, सॉरी, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव क्या करेंगे अपन, देखो V1 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, माइनस Q आवेश है, तो फिर क्या लिखेंगे, K माइनस Q बटे दूरी कितनी है, देखो दूरी कितनी है, R1 है, यहाँ आ जाएगा R1, इसको बोल देंगे माइनस KQ बटे R1। समीकरण क्या बोल देंगे, A बोल देते हैं। ऐसे ही प्लस Q आवेश है ना, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर K, अच्छा आपकी बार तो प्लस Q है, तो प्लस Q लिखेंगे यहाँ पे, KQ बटे R2 लिखेंगे। देखो दूरी कितनी है, R2 है, तो R2 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का KQ बटे R2, समीकरण इसको बोलते हैं 2। अच्छा अब देखो, कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो Vp बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, है ना। समीकरण 1 और 2 से आ जाओ, समीकरण Vp बराबर क्या लिख देंगे, K माइनस का है ना यहाँ पे, तो माइनस KQ बटे R1 प्लस KQ बटे R2। क्या कॉमन आ रहा है, KQ से KQ कॉमन आ रहा है, तो देखो Vp बराबर यहाँ तो बाहर ले लेंगे KQ, अच्छा यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। ठीक है, तो Vp बराबर क्या हो जाएगा, KQ, यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस R2 प्लस R1 बटे R1 R2। अच्छा इसको ऐसा करूँ मैं, R1 माइनस R2 लिख दो ना, देखो उसको अच्छा लगेगा, वो क्या दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसा कर देते हैं, R1 माइनस R2 ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसा करो, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ मैं, अपन को याद रहेगा। ठीक है, अब देखो अपन को R1 और R2 का मान ज्ञात करना है, तो देखो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज दूंगा मैं, 3 त्रिभुज दूंगा। तो देखो त्रिभुज AOM से, त्रिभुज AOM कौन सा, AOM। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, देखो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ऐसे लंबवत बनेगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री, ये थीटा कोण है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा कोण होगा। ठीक है, तो AOM से, AOM में मैं क्या करता हूँ, cos थीटा का मान लेता हूँ। देखो cos थीटा बराबर क्या आएगा, OM आधार बटे लंब, लंब कौन है, OA, देखो OA सबसे बड़ी भुजा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि cos थीटा बराबर OM बटे OA का मान कितना है, L है, तो ये लिख दिया L। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि OM बराबर L cos थीटा, इतना सबको समझ में आया, OM बराबर L cos थीटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम मैं बात करूंगा त्रिभुज, देखो त्रिभुज जैसे
एन ओ पी की, सॉरी बी की, ये हमारे पास देखो ये ओ है, एन ओ बी से वापस क्या करूंगा, cos थीटा बराबर क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री कोण है ना, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास कर्ण है, ठीक है, और ये आधा हो जाएगा, तो फिर यहाँ कर दूंगा मैं ओ एन बटे ओ बी, ओ बी का मान कितना है, ए के बराबर है मेरा ओ बी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, में डायरेक्ट लिखा हुआ यहाँ पे है ना, ओ एन बराबर एल कोस थीटा, है ना, ठीक है, ओ एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, एल कोस थीटा हमारे पास आ चुका है, फिर ओ एन का मान आ गया, ओ एन का मान आ चुका। अब देखो अब हमको क्या है, आर वन मान ज्ञात करना है, चित्र से मैं क्या लिखूं, आर वन बराबर तो किसके है, ए पी के, लेकिन वो लगभग किसके बराबर है, ए पी जो है लगभग किसके बराबर मान दिया था अपन ने, मैंने बोला था ना एम पी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एम पी के बराबर, तो फिर मैं ऐसा लिख दूंगा आर वन बराबर, भाई एम पी के बराबर कैसे, क्योंकि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या समान है, ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ चाप बना के दिखाया भी था, भाई चाप ऐसे बनेगा, इस प्रकार ऐसे चाप बने, ठीक है, तो जो केंद्र क्या होगा उसका पी केंद्र होगा, जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र क्या होगा, पी होगा, तो दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो एपी बराबर हम लिख सकते हैं एमपी, तो एमपी को मैं ऐसे लिख दूं एम ओ प्लस ओपी, ठीक है, अब देखो इधर आर वन बराबर एम ओ का मान कितना है, एम ओ ये रहा एम ओ, तो एम ओ का मान ये रहा एल कोस थीटा प्लस ओपी का मान, देखो ओ से पी तक की दूरी तो आर बताई थी मैंने तुम्हें, तो ये आर आ गया, तो ये आर वन का मान आ गया क्या, आर वन बराबर क्या हो गया, आर प्लस एल कोस थीटा, इसको बोल देते हैं अपन समीकरण 4, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखो चित्र से देखेंगे वापस, अब R2 का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो R2 पहले किसके बराबर था, BP के बराबर है ना, तो R2 जो है लगभग किसके बराबर आएगा, NP के बराबर आएगा, तो यहाँ NP लिख देते हैं, NP को कैसे लिखेंगे अपन, NP को मैं ऐसे लिख दूं कि OP माइनस ON, भाई देखो NP अगर ज्ञात करना है, OP में से क्या करेंगे, ON को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो देखो ओपी माइनस ओपी का मान कितना है, आर, यहाँ आ जाएगा माइनस, और ओ एन का मान तो ये लिख रखा एल कोस थीटा, तो ये हो जाएगा एल कोस थीटा, ये क्या हो गया, आर टू का मान प्राप्त हो गया, इसको बोलते हैं समीकरण 5। अब तो सिंपल हो गया ना, देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो ऐसा रखते हैं समीकरण 4 व 5 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में तो देखो क्या हो जाएगा, Vp बराबर KQ, अच्छा अब देखो R1 माइनस R2, तो R1 का मान ये रहा R प्लस एल कोस थीटा, ध्यान से देखना यहाँ पे माइनस R माइनस एल कोस थीटा बटे, दोनों को गुणा करते हैं, R1 R2 को गुणा करना है, तो यहाँ लिख देंगे R प्लस एल कोस थीटा, फिर इधर आ जाएगा R माइनस एल कोस थीटा, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है, तो Vp बराबर क्या हो जाएगा, KQ, तो देखो आगे क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ से देखो अब थोड़ा दिमाग लगाना, देखना R से तो R कट जाएगा, ठीक है, बच्चे तो वो दिया है ना, और एल कोस थीटा, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2l कोस थीटा हमारे पास यहाँ पे बचेगा, 2l कोस थीटा, और बच्चे देखो a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब r का स्क्वायर माइनस एल कोस थीटा का स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर हुआ सबको। अच्छा किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ सर इसको ये लिख सकते हैं, है ना, बहुत से बच्चों को दिख गया होगा, देखो ये क्यू आवेश है और ये 2l दूरी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्या हो जाता है, P बराबर Q इंटू 2l, यही होता है ना, तो इसकी जगह Q इंटू 2l की जगह में क्या डाल दो, P डाल दो, तो Bp बराबर ये अलग वाला P, ठीक है, ये बिंदु P वाला P है, ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं KP cos थीटा बचेगा भाई ऊपर, बटे यहाँ क्या आ गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, समीकरण 6 बोलता है, उसको याद रखना तुम्हें, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर उसने कोई जैसे अभी मेन मानते अपन के क्या बोलते हैं, ये लंबाई जो है बहुत कम होती है, तो R जो है बहुत ज्यादा होता है किससे, L से, L cos थीटा से बहुत ज्यादा होगा, तो देखो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को मैं लगभग क्या लिख सकता हूँ, R स्क्वायर लिख सकता हूँ, भाई छोटा होगा उसको तो क्या कर दो, इग्नोर कर दो, तो भैया तू इग्नोर हो जा,
इग्नोर होते क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। तो सूत्र क्या लिखूंगा, देखो मैं वी पी बराबर के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, हमारे पास ये सूत्र आ गया है। ठीक है, इसको बोल देता है क्या, समीकरण 7। ये भी तुम्हें याद रखना है। भाई क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है वो कि इस स्थिति के लिए भी बताइए। अच्छा, अब तुम देखो एक चीज में बताओ, अपन ने पहले क्या किया था, अक्षीय और निरक्ष के लिए ज्ञात किया था। अब अक्षीय रेखा क्या होती है, अक्षीय रेखा का मतलब ये होगा कि द्विध्रुव के समांतर जो रेखा होती है, मतलब जिस पर क्या होते हैं, आवेश रखे होते हैं। तो इधर जो ये ऐसा अगर मैं रेखा बनाऊंगा वैसे समांतर रेखा हो जाएगी, जिसको अपन अक्षीय रेखा भी बोलते हैं। अच्छा, बिंदु P है, अगर बिंदु P मान लो यहाँ आएगा, ये रेखा पे, इस रेखा पे बिंदु P आ गया, तो मुझे थीटा का मान बता सकते हो कितना होगा। अगर ये बिंदु P जो है कहाँ आ जाए, यहाँ इस बिंदु पे आ जाए, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा ना। समझ पा रहे बात को। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ स्थिति 1 लेता हूँ, स्थिति 1 अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर। अब अक्षीय बिंदु पर देखना थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यदि मैं समीकरण में देखूं तो v अक्षीय लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखा ध्यान से, v अक्षीय बराबर क्या लिखूंगा, kp cos 0 बराबर तो 1 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र आ गया, अक्ष पे सूत्र आ गया, है ना। अक्ष पे विद्युत क्षेत्र का, सॉरी विद्युत विभव का सूत्र आ गया हमारे पास, क्या, kp बटे आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया सबको। भाई देखो थीटा का मान यहाँ पे क्या आ गया था, 0 आ गया था। दूरी तो अभी भी वही रहेगी भाई, आर दूरी रहेगी। ठीक है, अच्छा अब स्थिति 2 देखना, स्थिति 2, स्थिति 2 क्या है कि निरक्ष रेखा पर, निरक्ष रेखा पर। अच्छा, निरक्ष रेखा पर देखना क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, सब बच्चे जानते हैं 90 डिग्री होगा निरक्ष रेखा पर। वो सी बात है, देखो जब ये पी बिंदु ऐसे लंबवत आ जाएगा बिल्कुल, तो 90 डिग्री बनेगा। तो थीटा बराबर 90 और cos 90 बराबर कितना होता है, 0। तो यदि मैं सूत्र में रख दूं तो v निरक्ष, लिखता हूं मैं निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखो cos थीटा का मान क्या हो गया, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये देखो, तो इसका मतलब निरक्ष पे तो कोई सी बिंदु पे चल जाओ, कितनी भी दूरी पे चल जाओ, विद्युत विभव कितना होगा, 0 ही होगा। आई बात समझ में। ठीक है, और अक्षय रेखा पर किस प्रकार बदलेगा, केपी बटे आर स्क्वायर के हिसाब से हमारे पास बदलेगा। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमने क्या देखा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसको एक और बार समझ लो, समझना चाहो तो देखो हमने क्या किया, क्या है R1 और R2। सबसे ये दिक्कत आ रही है बच्चों, R1 और R2 जो है ये हम निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या करा, कुछ अलग तरीका अपनाया। अलग तरीका क्या अपनाया, हमने पहली बार ही अपनाया फिजिक्स में तरीका, है ना। क्या कि बिंदु P को क्या मान लो, केंद्र मान लो, और R1 त्रिज्या का चाप बनाओ, चाप काट लेगा R1 त्रिज्या की। यहाँ से ऐसे चाप काट देंगे तो ये देखो यहाँ से इस प्रकार से चाप काट जाएगी। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री पे जाके मिलेगी, ये याद रखना, है ना। ठीक है, 90 डिग्री जाके मिलेगी। तो ये दूरी भी R1 है, ये दूरी भी P से N तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, क्योंकि समान त्रिज्या होती है। ठीक है, और ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे, R2 के लिए करेंगे। तो जब चाप काटेंगे तो चाप ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे करके यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये भी R2 है, ये वाली दूरी भी R2 हो जाएगी, जो कि देखो मैंने यहाँ लिखा है तुम्हारे सामने, ये सॉरी R2 बराबर BP लिख दो, BP लिख दो, या फिर R2 बराबर NP लिख दो, और NP का मान क्या हो जाएगा, OP माइनस ON। इस प्रकार हम सोल्व कर लेंगे, थोड़ा अच्छा है ना। पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहती है इसके, और 4 नंबर में आता है ना। और मेरी बात सुनो, जब भी वो ऐसे पूछेगा कि अक्षीय के लिए निकालो या निरक्ष के लिए निकालो, तो फिर हमको पूरा सॉल्व करके यहाँ स्थिति तक लाके रखना होगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो देखो हम उसके बाद क्या करेंगे, विद्युत विभव हमने ज्ञात कर लिया विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, देखो मैं बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र की। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, क्या होता है, 2 kp बटे r³ होता है। ठीक है, और निरक्ष पे कितना होता है, निरक्ष पे कितना होता है, kp बटे r³। परिमाण की बात कर रहा हूँ मैं। और देखो विभव के बारे में, विभव पे अक्षीय बिंदु पर, विभव अक्षीय बिंदु पर कितना होता है, kp बटे r²। ठीक है, और निरक्ष पे कितना होता है, सॉरी यहाँ दिया है v निरक्ष कितना होता है, 0। तो ये चीज याद रखना, निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तो आता है, लेकिन विभव कितना होता है, 0 होता है। आई बात समझ में, है ना। पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव तो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन
विद्युत क्षेत्र अशून्य होता है। बात आई समझ में? ठीक है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, कोई तुमसे पूछे कि कोई ऐसा स्थान बताओ, है ना, या कुछ ऐसा निकाय बताओ जिसमें विद्युत क्षेत्र का मान अशून्य आए और विद्युत विभव का मान शून्य आए, तो तुम क्या बोलोगे कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत कोई भी रेखा होगी, उसके किसी बिंदु पर हम यदि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो विद्युत विभव तो शून्य आएगा और विद्युत क्षेत्र जो है उसका अशून्य प्राप्त होगा। देखो दिमाग वाला क्वेश्चन है ना? ठीक है, तो उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा अगर मैं विभव की बात करता हूँ तो पी बिंदु पर विभव क्या होता है? क्या कुछ ऐसा होता है ना, के पी कॉस थीटा बटे आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर आता है, के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, ऐसे लिख दूं के, इसकी जगह लिख दूं क्यू इंटू 2l, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बटे यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थोड़ा एक और देखो, बी बी बराबर के क्यू बटे आर, यहाँ लिख दूं मैं 2l कॉस थीटा बटे यहाँ क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, है ना? आर स्क्वायर का दोनों अलग अलग कर दिया मैंने। अच्छा अब के क्यू बटे आर क्या होता है? के क्यू बटे आर क्या होता है? बिंदु का आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का कितना गुना होता है? जैसे इसको बी से बता देता हूँ, ठीक है, तो कितना गुना होता है? 2l cos थीटा बटे आर गुना होता है। यदि अनुपात पूछा जाएगा तो इन दोनों का अनुपात क्या लिखेंगे? 2l cos थीटा बटे आर। ये तो किसकी वजह से? विद्युत द्विध्रुव की वजह से। और ये किसकी वजह से? बिंदु आवेश की वजह से। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ऐसा करता हूँ, बिंदु आवेश, ये तो है बिंदु आवेश की वजह से, ये है विद्युत ये है विद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो दोनों का अनुपात यदि पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का अनुपात क्या आएगा? तो क्या आएगा? 2l cos थीटा बटे आर हमारे पास प्राप्त होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? समविभव पृष्ठ। नाम से ही क्लियर हो रहा है, समविभव मतलब क्या होगा? ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर किसी भी बिंदु पर हम विभव देखें तो वो क्या है? एक समान प्राप्त हो। आई बात समझ में? मतलब क्या होना चाहिए? विभव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऐसे परिभाषा यदि हम लिखेंगे तो ऐसा पृष्ठ, सीधी सिंपल परिभाषा बता रहा हूं, ऐसा पृष्ठ जिसके जैसे लिख सकते हैं, जिस पर स्थित हर बिंदु का विद्युत विभव एक समान हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाना, देखो विभव क्या होगा? समान होगा। तो मैं बात करता हूँ विभवांतर की। विभवांतर, तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर मतलब जैसे VA माइनस VB बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। विभवांतर क्यों? क्योंकि विभव तो दोनों का क्या है? समान है, VA और VB समान है। तो VA माइनस VB का सूत्र क्या होता है? WAB या W बटे Q लिख लो तो मिल जाएगा। W बटे Q बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब किया गया कार्य भी क्या है? 0 है। इसका मतलब A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। तो जो भी समविभव पृष्ठ होता, माना कि जैसे ये समविभव पृष्ठ है, समान लिखा था, ये समविभव पृष्ठ, इसके दो बिंदु, एक A ना एक B है, दोनों का विभव क्या होगा? समान होगा। दोनों का विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। और यदि A से बिंदु को आवेश को उठा के कहाँ लाया जाए? B तक लाया जाए तो क्या होगा? कार्य किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। आई बात समझ में? अच्छा अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। कार्य का सूत्र क्या होता है? F सदिश डॉट S सदिश बराबर 0। बल और विस्थापन, तो विस्थापन तो इस दिशा में, और बल को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q E सदिश लिख सकता हूँ डॉट S सदिश बराबर 0। तो इसका मतलब ये प्राप्त हो गया कि E सदिश डॉट S सदिश बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा लिखूंगा तो इसको नहीं लिख सकता E S cos थीटा बराबर 0। और cos थीटा 0 कब आता है? जब थीटा का मान कितना होता है? 90 आता है। कितना आता है थीटा का मान? 90। और थीटा का मान 90 होने का मतलब, सुनना मेरी बात ध्यान से, विस्थापन और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा।
विद्युत क्षेत्र जो होगा वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा, क्योंकि विस्थापन कहाँ है, समविभव पृष्ठ पर है, और सम विस्थापन जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो इसका मतलब एक हमको गुणधर्म पता लग गया। क्या गुणधर्म पता लगा कि विद्युत क्षेत्र जो है हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होता है। समझ में आई बात? अच्छा, थोड़ा समय तुम्हें है ना, थोड़ी जैसे कोई विभिन्न आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ होता है। जैसे पहले गोलीय आवेश, गोलीय आवेश, या फिर ऐसा बोल दो बिंदु आवेश बोल देता हूँ तुम्हारे से। चलो ठीक है, आएगा बिंदु आवेश। बिंदु आवेश कैसा होता है, देखो बिंदु आवेश कैसा होता है, ये बिंदु आवेश बना दिया, प्लस बनाते हैं, ठीक है। इसका समविभव पृष्ठ क्या होगा, ये वाला जो होगा समविभव पृष्ठ होगा, ऐसे ही ये होगा, ये भी समविभव पृष्ठ होगा। जैसे इसको बोल देते हैं, ये ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। सारी बात समझो, ए और बी दोनों क्या है हमारे, सॉरी ऐसे, ये दोनों क्या है हमारे समविभव पृष्ठ होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे इस बिंदु के लिए दूरी कितनी है, आर ए बोल देता हूँ, इस बिंदु के लिए दूरी कितनी है, आर बी बोल देता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये दोनों ये देखो, इसके लिए दूरी समान है, इस पूरे जो भी इसके परिधि के ऊपर दूरी कितनी, आर ए है, तो हमेशा क्या होगा, विभव समान आएगा। ऐसे इस पूरे के लिए, ये पूरा जो मेरे पास गोला बन रहा है, इसके लिए भी दूरी कितनी है, आर बी है, तो ये इसका भी विभव क्या आएगा, समान आएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ से अगर किसी आवेश को उठा के मैं यहाँ लेके आता हूँ तो कोई कार्य करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, समविभव पृष्ठ है। देखो एक समविभव पृष्ठ ये है और एक समविभव पृष्ठ ये है, दो अलग अलग समविभव पृष्ठ है यहाँ पे, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो देखो जैसे कि ऐसे मान लो विद्युत क्षेत्र, ऐसे ये बेलनाकार समविभव पृष्ठ किसके लिए प्राप्त होगा, देखो बेलनाकार समविभव पृष्ठ जो है किसके लिए प्राप्त होगा। देखो ये कोई छड़ है, मान लो जैसे मैंने छड़ मान ली, इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा प्राप्त होगा, ऐसे बेलनाकार प्राप्त होगा, इस प्रकार ऐसे। आई बात समझ, बेलनाकार समविभव पृष्ठ हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखो तीसरा, देखो यदि एक समान विद्युत क्षेत्र हो, एक समान विद्युत क्षेत्र, तो उसमें समविभव पृष्ठ कैसा प्राप्त होगा। देखना, एक समान विद्युत क्षेत्र देखो इस प्रकार होगा, जैसे समविभव पृष्ठ का वो लंबवत होगा, तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, मजा आएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र कैसा आएगा, देखना ऐसे लंबवत आएगा, ऐसे, ये है ना, इधर से लिख लेगा, फिर इधर चला जाएगा। बताइए क्या बताइए अपने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताइए, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होगी, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग समविभव पृष्ठ है, हमारा 3D में लग रहा होगा तुमको थोड़ा सा ना, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, समविभव पृष्ठ है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, समविभव पृष्ठ देख लिया सबके लिए, है ना, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, समविभव पृष्ठ गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, छोटा छोटा सा लिखो। पहला क्या होता है, गुणधर्म क्या होता है, सभी बिंदुओं का विभव समान होता है तथा विभवांतर क्या होगा, शून्य हो जाएगा, विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। दूसरा ये होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। तीसरा कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र हमको मिलता है। ये देखो इस प्रकार हम देख सकते हैं। चौथा ये देखो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे कोई ठोस जैसा बोलते हैं गोलीय कोश है, या तो बोल देते हैं कि गोलीय कोश या फिर चालक गोला। अच्छा इनमें कहाँ आवेश होते हैं, सतह पर होते हैं। तो इसका मतलब गोलीय कोश और या फिर चालक गोले
गोले की सतह समविभव पृष्ठ होती है। क्या होती है? समविभव पृष्ठ होती है उसकी सतह। अच्छा, मैंने तुम्हें एक और चीज बोली थी जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़ाए थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है आवेशों के अंदर, मतलब धातु, जो हमारे धातु होते हैं उनके अंदर, चालकों के अंदर और बाहर जब निकलती है या जाती है तो लंबवत प्रवेश करती है और लंबवत ही निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उनका जो सतह होती है वो कैसी होती है? समविभव पृष्ठ होती है। और समविभव पृष्ठ के लंबवत कौन होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, यानी विद्युत क्षेत्र होता है। बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हमने क्या देखा? समविभव पृष्ठ की परिभाषा देखी। ऐसा पृष्ठ जिस पर हर बिंदु पर विद्युत विभव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसका मतलब विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, और विभवांतर शून्य होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। और किए गए कार्य देखो, हमने दिमाग लगाया है, F डॉट S बराबर 0, Q डॉट E लिख दिया। यहाँ से हमने सिद्ध भी कर दिया कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? लंबवत होगी, मतलब उनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमने अलग अलग क्या किया है? विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ देख लिए हैं अलग अलग आवेशों के लिए, देखो, है ना? ठीक है, और ये इसके क्या लिख दिया अपन ने? गुणधर्म अपन ने लिख लिए हैं। आई बात समझ में? ठीक है, देखो कोई भी दो समविभव पृष्ठ जो है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। अच्छा, नहीं काटते, क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि क्या होगा? कटान बिंदु पर, मान लो जैसे मैं इनको बोल देता हूँ कि भाई तुम काटो, तो मेरी बात मानेंगे, है ना? ये मैंने बोल दिया इनको तुम काटो, तो ऐसे मान लो इसने काट दिया, ऐसे इस प्रकार ये चल गया, है ना? और इसने काट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? जब काटा है तो ये बिंदु, ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर, और यहाँ पे जितने बिंदु है, ये देखो, इन यहाँ पे जितने बिंदु है, ये दोनों बिंदुओं पर इसका विभव अलग है। इसका विभव मान लेता हूँ 2 वोल्ट, इसका विभव मान लेता हूँ 5 वोल्ट। तो ये जो बिंदु है, जैसे इसको बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, इन दोनों बिंदुओं पर 2 विभव होंगे, 2 और 5। लेकिन एक बिंदु पर 2 विभव किसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 विभव प्राप्त होते हैं, जो कि क्या है? असंभव है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बोलते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से अलग अलग दिशा प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है।